तो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे लाइट एज ए वेव। बेसिकली हमारे जो आईटी का एडवांस और मेंस दोनों है, इसमें इसका अच्छा वेटेज है और केवीपीए में तो है, ठीक है। तो हम इसको कोशिश करेंगे जल्दी से खत्म करने का, जिसके बाद हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। हम कम्युनिकेशन सिस्टम पहले भी कर सकते थे, बट मुझे लगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो पहले वेव ऑप्टिक्स एक बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर भी चले जाएंगे, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग वेव ऑप्टिक्स। हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा था, कुछ बच्चों को पढ़ाया है, कुछ बच्चों को नहीं पढ़ाया है, बट हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा है। उसमें क्या मानते हैं, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स, और आज का टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। हमारा आज का टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी लाइट एज वेव। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी लाइट एज वेव, कि वेव फेनोमेनन में लाइट क्या क्या करता है, और वेव ऑप्टिक्स का मतलब क्या है, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब क्या है। हम ऑप्टिक्स को बेसिकली दो पार्ट में पढ़ते हैं। हम ऑप्टिक्स को बेसिकली दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक जो है होता है, वैसे तीन पार्ट है, हम पढ़ते हैं, इसको कह सकते हो तीन पार्ट में। एक होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरे को कह सकते हो वेव ऑप्टिक्स, और तीसरे को कहते हो क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स, ठीक है। अब ये जो तुमको दिख रहा है क्या, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये तुमको दिख रहा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल जो है ऑप्टिक्स, इसको हम दूसरे फॉर्म में कहते हैं रे ऑप्टिक्स। इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स, इसको बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स, और इसको हम लोग बोलते हैं फोटोन ऑप्टिक्स, लाइट एज फोटोन। और ये तीनों हमारे सिलेबस में है, ये तीनों हमारे सिलेबस में है। कहने का मतलब क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ते हैं। यहां हम क्या पढ़ते हैं, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। यहां का फंडा क्या होता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, रेज। यहां क्या पढ़ते हैं कि लाइट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर्स। होता क्या है कि अगर, तो यहां पर क्या होता है, जैसे ये मान लो एक ऑब्स्टिकल है, और यहां पर एक लाइट ऐसे करके सोर्स से लाइट जाके गिर रहा है, यहां एक शैडो बनेगा। ये अगर एक ऑब्स्टिकल है और लाइट यहां से निकल रहा है, तो यहां पर क्या होगा, एक शैडो बनेगा, इसके ऊपर एक जो है शैडो बनेगा। नाउ दिस शैडो इज परफेक्टली डार्क, दिस शैडो इज परफेक्टली डार्क, मतलब इसके ऊपर का लाइट, इस पार्ट में लाइट टकराएगा, वो इसमें नहीं पहुंच पाएगा, तो यहां पे एक शार्प शैडो बनेगा। ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि जो लाइट यहां से जाएगा वो यहां पर बेंड नहीं करेगा, कॉर्नर पे बेंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है वो इस पोर्शन में नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि अगर इस ऑब्स्टेकल का साइज, अगर इस ऑब्स्टेकल का साइज डी कंपेरेबल टू या लेस देन लैम्डा हो जाए, अगर इस ऑब्स्टेकल का साइज कंपेरेबल टू या लेस देन लैम्डा हो जाए, तो लाइट तो ऐसे जा रहा था ना, तो लाइट इस कॉर्नर पे बेंड करके, तो लाइट इस कॉर्नर पे बेंड करके उस जगह पहुंच जाता है जहां लाइट को नहीं पहुंचना चाहिए था। यानी कि यहां पर कॉर्नर के अराउंड लाइट का क्या होता है, बेंडिंग होता है। तो तुमको यहां पर, यहां तो तुमको मिलना चाहिए था क्या, यहां तुमको मिलना चाहिए था डार्कनेस, बट यहां भी लाइट रीच कर जाता है। तो यहां पर क्या होता है, व्हेन लैम्डा, व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल, व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल इज कंपेरेबल टू लैम्डा, तो उस केस में हम कहते हैं लाइट बेंड्स एट कॉर्नर्स, बेंड्स एट कॉर्नर्स एंड रीच places where it should not reach, where it should not reach,
एज पर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, एज पर स्ट्रेट लाइन मोशन, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग इसको जहां नहीं पहुंचना चाहिए, लाइट यहां भी पहुंच जाता है, यहां भी तुमको लाइट मिलेगा। लेकिन ये कब होगा? जब डी की वैल्यू कंपेरेबल टू लैम्डा होती है। इस फेनोमेना को, यहां जो बेंडिंग हो रहा है ना, इस फेनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? यहां जो बेंडिंग हो रहा है कॉर्नर पे, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ये क्यों होता है ये हम जानेंगे, ठीक है। क्वांटम में क्या होता है, हम इसको स्ट्रेट लाइन पे लाइट को पार्टिकल नहीं मानते हैं। हम ये नहीं मानते कि लाइट इज ट्रेवलिंग द स्ट्रेट लाइन। हम लाइट को क्या मानते हैं? एक एनर्जी पैकेट मानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। तो ये भी सिलेबस में है एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये भी सिलेबस में है एज वेव ऑप्टिक्स, और ये भी सिलेबस में है एज मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, तो तीनों हमारे सिलेबस में होता है, ठीक है। तो ये तीन इसके व्यू पॉइंट्स है समझने का। अब तुमको ये समझना है कि यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है? डी इज कंपेरेबल टू लैम्डा। कभी सोच के हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक पर्सन जो है, मान लेते हैं कि एक पर्सन, यहां पे एक दीवार है, यहां एक वॉल है जिसकी हाइट है 4 मीटर। यहां एक वॉल है और जिसकी हाइट है 4 मीटर, ठीक है। एक आदमी यहां खड़ा है ए, और एक आदमी इस पार खड़ा है बी। क्या ए बी को देख पा रहा है? क्या ए बी को देख सकता है? नहीं देख सकता। ए बी को नहीं देख सकता, दीवार के उस पार है। लेकिन क्या ए बी को सुन सकता है? क्या ए बी को सुन सकता है? यस सर। सुन सकता है। अगर ए साउंड करेगा, कोई आवाज देगा, तो बी उसको सुन लेगा। क्यों? क्योंकि ए से लाइट का वेव निकल रहा है, ए से लाइट वेव निकल रहा है, वो ऐसे निकल रहा है, दिस इज द लाइट वेव। इसकी वेवलेंथ कितनी है? इस लाइट की वेवलेंथ कितनी है? वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी है बताओ? वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है लगभग नैनोमीटर में या माइक्रोमीटर में। उसके कंपेरिजन में 4 मीटर क्या है? बहुत बड़ा है। यहां देखो, ये इस केस में आएगा। उस कंपैरिजन में ये जो लेंथ है ऑब्स्टेकल का, ये क्या है? बहुत बड़ा है। लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में ये हाइट बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि हम कह सकते हैं लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट। लाइट यहां कॉर्नर पे बेंड नहीं करेगा। लेकिन जो साउंड वेव है, साउंड वेव की वेवलेंथ होती है मीटर्स में। साउंड की वेवलेंथ क्या होती है? होती है इन मीटर्स। सो साउंड हैज वेवलेंथ इन मीटर्स। सो साउंड जब यहां से चलेगा, देखो, जब साउंड यहां से चलेगा तो ये ऐसे चलेगा। साउंड की वेवलेंथ किसमें होती है? लैम्डा ऑफ साउंड मीटर में होती है। तो ये इसके लिए कंपेरेबल है। ये देखो, इसके लिए क्या है? कंपेरेबल है। तो यहां से साउंड का क्या होता है? बेंडिंग हो जाता है, और बेंड करके यहां पहुंच जाता है। ये हर वेव के लिए होता है। अगर साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल या साइज ऑफ द ओपनिंग, अगर साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल या साइज ऑफ द ओपनिंग, ओपनिंग मतलब क्या हुआ? एक होल है जिसमें से लाइट जा सकता है। अगर वो साइज लैम्डा के कंपेरेबल है या लैम्डा से छोटी है, तो वहां पे लाइट बेंड करता है। वहां लाइट उस पॉइंट पे जाके, स्ट्रेट कॉर्नर के पॉइंट पे स्ट्रेट ना जाके बेंड करता है, और उस जगह पहुंच जाता है जहां उसको नहीं पहुंचना चाहिए था। एग्रीड? यस सर। तो वेव ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में फर्क क्या है ये समझ लो। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तुम सारी चीजों से जो डील कर रहे हो, जो भी लेंथ डील कर रहे हो, डायमेंशन डील कर रहे हो, हाइट, लेंथ, रेडियस, वो सब की सब लैम्डा से बहुत बड़ी होती है। तुम एक कॉन्वेक्स लेंस लो, कॉन्केव लेंस लो, उस लेंस का साइज देखो कितना बड़ा है कंपेयर टू नैनोमीटर या माइक्रोमीटर के। वो कितना बड़ा है। इवन 1 मिलीमीटर का भी कोई चीज है, समझो, अगर कोई 1 मिलीमीटर का भी है तो 1 नैनोमीटर के कंपैरिजन में कितना गुना है? 10⁻6 गुना है। 1 नैनोमीटर के कंपैरिजन में 1 मिलीमीटर 10⁻6 टाइम्स है। यानी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो तुम जो डे टू डे देखते हो, उसमें तुम्हारी जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल होती है, वो डी जो होती है, वो लैम्डा से बहुत बड़ी होती है, लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ी होती है। इसीलिए तुमको वो डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी ऑब्स्टेकल या किसी ओपनिंग का साइज इतना छोटा कर दो
कि वो लैम्डा के कंपेरेबल हो जाए या उससे कम हो जाए, तो उस केस में तो डिफ्रैक्शन का इफेक्ट दिखने लगेगा, यू विल फाइंड दैट इट स्टार्ट्स टू बेंड। तो हम कहते हैं लैम्डा इज लार्ज, लैम्डा टेंड्स टू, या इसको ये कह सकते हो, इफ d is very very greater than lambda we call it vertical optics, and if d is very very less than lambda, या in fact less than or equal to lambda, we call it wave optics। ठीक है, कोई डाउट यहां तक में? नो सर। लिख लो, लिख लो। सर एक डाउट था। हाँ बताओ। सर जैसे हम सब ने रे ऑप्टिक में अभी पढ़ा कि मतलब कि डिस्टेंस जो मतलब डी हो वो बहुत बड़ा होना चाहिए लैम्डा से। हाँ मतलब साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। हाँ तो सर मतलब सर मतलब कितना कंपेरेबल बड़ा होना चाहिए ताकि मतलब अगर डिफ्रैक्शन होने के लिए, तो अगर हम रे ऑप्टिक में देख रहे हैं तो डिफ्रैक्शन तो सर अगर कोई पार्टिकल लाइट अगर आ रही है तो कुछ बुक्स ये लिखते हैं कि लिमिट लैम्डा टेंड्स टू 0 इज द फील्ड ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? लैम्डा 0 के बिल्कुल नजदीक है, 0 से जस्ट 0 से बड़ा सबसे छोटा नंबर, 0 से बड़ा सबसे छोटा नंबर। इसका मतलब लैम्डा पॉजिटिव तो है बट इतना ही है कि वो बस 0 से ऊपर है। इसका मतलब क्या हो गया कि हर डायमेंशन, हर लेंथ के लिए, हर लेंथ के कंपेरिजन में छोटा ही है। देखो कोई चीज लिमिट 10 टू 0, इसका मतलब क्या है कि वो हर लेंथ से छोटा ही होगा। तो इसका मतलब तुम इसको 1 मिलीमीटर लो तो ये उससे बहुत छोटा है, 1 माइक्रोमीटर लो उससे बहुत छोटा है, 10 माइक्रोमीटर लो उससे बहुत छोटा है। कहने मतलब लिमिट लैम्डा टेंड्स टू 0 डाल दिया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो ऑब्स्टेकल किसी भी साइज कर ले लो वो इसके कंपेरिजन में बड़ा ही है, तो उस केस में हमेशा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आएगा। ठीक है ना? यस सर। तो ये किसी बुक में इसका डिफिनेशन लिखा होता है। मान लो तुम्हारे पास यहां पर एक सोर्स है इस टाइप से, मान लो तुम्हारे पास यहां पर एक सोर्स है, एक बल्ब है और यहां पर एक कार्डबोर्ड है। तो जब ये बल्ब का रोशनी निकल रहा है तो ये कार्डबोर्ड पे जाके जो है गिरेगा, और गिरेगा तो उससे क्या मिलेगा तुमको उससे यहाँ पे एक लाइट मिलेगा सब जगह पे। अब तुम क्या करो, यहाँ पे 2 कार्डबोर्ड ले आओ, और तुम क्या करो यहाँ पर 2 कार्डबोर्ड ले आओ इस तरह से। सिमेट्रिकली प्लेस कर दो, 2 कार्डबोर्ड ले आओ इस तरह से। देखो तुम इस तरह से 2 कार्डबोर्ड ला सकते हो। ये देखो ये 2 कार्डबोर्ड, इसको ले आओ इस तरह से। ठीक है, स्क्रीन और यहाँ एक बल्ब है और यहाँ स्क्रीन, इसके बीच में इसको डाल दो। ठीक है, और जब इसको पास लाओगे ना ऐसे ऐसे, तो देखोगे यहाँ जो लाइट का स्पॉट बन रहा था वो डिक्रीज, उसकी विंडो की हाइट डिक्रीज करेगी, लेकिन एक सर्टेन इंस्टेंट के बाद फिर बढ़ने लगेगी। तुम्हारा होगा क्या, जब तुम उसको यहां पर रखे हुए हो तो लाइट इस तरह से जा रहा था और इस तरह से जा रहा था। ठीक है ना? तो तुमको यहां पर एक लाइट का स्पॉट मिलेगा। बेसिकली बाकी जगह लाइट नहीं पहुंच पाएगा, दोनों कार्डबोर्ड है, तो यहां से यहां तक लाइट मिलेगा। इसको घटाओगे, ये उसको नीचे लाओगे, इसको भी लेके जाएगा ऊपर, तो फिर तुम्हारा ये कार्डबोर्ड का स्पॉट जो है क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब ये एंड यहां पहुंच जाएगा, ये एंड यहां पहुंच जाएगा, तो लाइट तुम्हारा यहीं तक आएगा। ये तब तक चलेगा जब तक एक सर्टेन डिस्टेंस के भीतर नहीं है। जब उसके अंदर जाएगा तो तुम देखोगे एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद तुम क्या देखोगे कि अब गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा कि यहां लाइट को जाना चाहिए था इस तरह से, एक सर्टेन डिस्टेंस से कम जब होगा ये गैप, जब इस विंडो की ओपनिंग एक सर्टेन डिस्टेंस से घटेगी तो तुम देखोगे अब लाइट फैल के यहां भी पहुंचने लग गया। जहां उसको नहीं पहुंचना था, यानी पहले भी जहां नहीं पहुंच वहां भी लाइट पहुंचने लग गया। अब इसको और कम करोगे और करेगा बेंड, और जब तुम इसको टेंडिंग टू 0 कर दोगे बहुत कम, तो लाइट सब जगह पहुंचेगा, पूरा फैल जाएगा। जब तुम इसको इस हाइट को टेंडिंग टू क्या कर दो, वेरी 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 लेस देन लैम्डा,
जब तुम इस लाइट को, इस गैप को, जब तुम इस गैप को क्या कर दोगे, विंडो के साइज को वेरी 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 लेस देन लैम्डा, तो लाइट डाइवर्ज करके लगभग यूनिफॉर्मली पहुंचेगा। देन दिस लाइट बिकम्स यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। क्या बन जाएगा? यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। अब ये क्यों होता है वो हम बताएंगे, उसका कारण क्या होता है, बट ऐसा होता है, तुम करके देख सकते हो। एक बार एक बल्ब को यहाँ जलो, या मोबाइल का रोशनी यहां से जला दो, दीवार पे आ रही है, और यहाँ कार्डबोर्ड ले लो और कार्डबोर्ड को पास लाओ, 2 कार्डबोर्ड को पास लाओ, और वहां पे उसका शैडो देखो, वहां पे लाइट आ रहा है, उस पोर्शन को देखो। तो जैसे इसको पास लाओगे तो लाइट रीचिंग स्पेस, उसकी विड्थ घटेगी, और सर्टेन के बाद वो फिर बढ़ने लगेगी। समझ रहे हो? यस सर। हम टेक्निकल लैंग्वेज में इस गैप को, जब ये गैप बहुत कम हो जाती है कंपेयर टू वेवलेंथ, हम इस गैप को बोलते हैं स्लिट। क्या बोलते हैं? स्लिट। जब ये गैप बहुत कम होगी, दोनों के बीच की हाइट वेवलेंथ से भी बहुत कम होगी, इसको हम बोलते हैं, इस लीनियर विंडो को हम बोलते हैं स्लिट। इसलिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें तुम पढ़ोगे कि 2 स्लिट हम क्रिएट करते हैं, हम उस पर जाएंगे। ठीक है? समझ गए? यस सर। सर हाँ। सर अगर सर इसमें हम कार्डबोर्ड की जगह है तो व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट क्या होता है? ठीक है, वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म वेव फ्रंट। व्हाट इज ए वेव फ्रंट? इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर टेकिंग ए सोर्स। हम यहां एक बल्ब ले रहे हैं, और ये बल्ब जो है स्फेरिकल बल्ब है, और ये हर डायरेक्शन में रोशनी एमिट कर रहा है। एमिटिंग वेव इन 3 डायमेंशन, ये हर डायरेक्शन में रोशनी एमिट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे क्या वेरी करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है। तो यहां से ये लाइट निकला और ये ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, ये यहां से निकला और ये इस तरह से जा रहा है। सिमिलर यहां से निकला, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। यहां से निकला, इस तरह से जा रहा है। यहां से निकलेगा, इस तरह से जाएगा, इधर इस डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह से जाएगा, और इस डायरेक्शन में जाएगा। हर डायरेक्शन में एक जैसा ही जा रहा है। कहने तो घुमा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह से जा रहा है। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है E नॉट साइन KR माइनस K डॉट R माइनस ओमेगा T, एंड दिस इज गिवन बाय, इसके परपेंडिकुलर होता है, E कैप में होता है। तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये इसका रे में, ये जो डायरेक्शन मैंने शो किया है ये रेज है, ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। और ये जो मैंने रेड कलर से शो किया है ये क्या है? ये मैंने रेड कलर से शो किया है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है। अब ये बताओ कि यहां जब ये निकला तो सब जीरो फेज में था, यहां कितने फेज में है? पाई फेज में। यहां कितने फेज में है? पाई फेज में। यहां हाफ साइकिल कंप्लीट किया, हाफ साइकिल का मतलब क्या होता है? पाई फेज। फुल साइकिल का मतलब क्या होता है? 2 पाई का फेज। ठीक है, तो ये पाई फेज, ये पाई फेज, ये पाई फेज, ये पाई फेज, ये पाई फेज। अरे हम ऐसा एक सरफेस ड्रॉ करें जिसके हर पॉइंट सेम फेज में हो, एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करें जिसके हर पॉइंट सेम फेज में हो, उसको वेवफ्रंट बोलते हैं। तो अगर हम देखो यहाँ पे पाई का फेज है, यहाँ 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 पाई का फेज है, इन सब को अगर मिला दें, दिस इज द वेवफ्रंट। कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा।
यस सर। स्फेरिकल, क्योंकि हर डायरेक्शन में इसकी लैम्डा सेम है, तो ये हो गया λ/2 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 λ/2। अब यहां देखो, यहां पर फेज है 2 पाई, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। यहां फेज है 2 पाई, 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 यहां फेज है 2 पाई। अगर हम इन सब को मिला दें, 2 पाई के सारे पॉइंट्स को, अगर हम 2 पाई के फेज वाले सारे पॉइंट्स को मिला दें, ये एक दूसरा वेव फ्रंट बनेगा। तो 2 पाई वाले को मिला दें तो इस तरह से बनेगा। एक दूसरा स्फीयर बनेगा। एग्रीड? उसी तरह से 3 पाई को मिला दें तो तीसरा बनेगा। इसको हम बोलेंगे एक वेव फ्रंट। अब ये बताओ, तो पहला डिफिनेशन किसका? वेव फ्रंट का। पहला डिफिनेशन वेव फ्रंट का क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द स्पेस which are in same phase, which are vibrating in same phase. तो ये बताओ, क्या स्फीयर होना जरूरी है या कोई कंडीशन है तब ये स्फेरिकल होगा? ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा की वैल्यू होती है, लैम्डा की वैल्यू होती है वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। एग्रीड? यस सर। लैम्डा की वैल्यू होती है वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो कभी नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स का होता है, वो नहीं बदलता है। फ्रीक्वेंसी सोर्स का होता है, इसीलिए अनचेंज होता है, इसको मीडियम से कोई मतलब नहीं है। बट वेलोसिटी तो मीडियम डिपेंडेंट है। बट वेलोसिटी तो मीडियम डिपेंडेंट ना है। यस सर। तो अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड अलग अलग होती, अगर राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड वेलोसिटी अलग अलग होती, इसको तुम लिख सकते हो वेलोसिटी को कितना? c डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्रीड? c डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। सही है? यस सर। c कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अगर इधर वाटर होता, इधर एयर होता, तो ये स्फेरिकल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी मीडियम बदलोगे ना, जब भी मीडियम बदलोगे तो लैम्डा, अगर तुम वेलोसिटी को हाफ कर दोगे, और वेलोसिटी को हाफ कर दोगे तो लैम्डा भी हो जाएगा हाफ। समझ रहे हो? यस। वेलोसिटी को हाफ करोगे, याद रखना, अगर कभी तुम किसी वेव का मीडियम चेंज कर दो, अगर तुम किसी वेव का मीडियम चेंज कर दो और उसकी वेलोसिटी को हाफ कर दो, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहा, वेलोसिटी हो गया हाफ, तो लैम्डा हो जाएगा हाफ। तो यहां पे जितनी दूरी ये लेगा एक साइकिल कंप्लीट करने में, जितनी दूरी में एक साइकिल कंप्लीट करेगा, जिस साइड लैम्डा की वैल्यू हाफ है वो आधे डिस्टेंस में कर लेगा। समझ रहे हो? समझो इस बात को। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये अगर तुम्हारा एयर है और ये मान लो तुम्हारा ग्लास है, ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। यहां एक वेव ऐसे करके एंटर किया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां पर इस तरह से एंटर किया, ठीक है। जैसे ये एंटर करेगा, अब इसकी वेवलेंथ घट जाएगी, अब इसकी वेवलेंथ जो है घट जाएगी। देखो सिकुड़ गया ना? हाँ सर। यस सर। क्यों सिकुड़ गया? क्योंकि यहां अगर ये वेवलेंथ था लैम्डा नॉट, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी घट के, यहां पर हो जाएगी लैम्डा नॉट बाय 1.5। यानी कि यहां पर जितना डिस्टेंस ये लेता था एक साइकिल कंप्लीट करने में, यहां पे उससे कम डिस्टेंस लेगा एक साइकिल कंप्लीट करने में। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। यानी अगर यहां से वेव एमिट होता, इस साइड होता एयर, तब जो लैम्डा यहां होता 2 पाई करने के लिए यहां लेता लैम्डा नॉट,
बट ये इस डायरेक्शन में 2 पाई करने के लिए क्या लेता, लैम्डा नॉट बाय दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसीलिए ये डिस्टेंस होता है ज्यादा, और यहां से यहां की डिस्टेंस एक साइकिल में यहां से 2 पाई के फेज के लिए जितना डिस्टेंस चाहिए होता, यहां से 2 पाई के फेज के लिए उससे कम डिस्टेंस चाहिए होता, तो तुम्हारा ये स्फीयर जो दिख रहा है वो डिस्टॉर्ट कर जाता। तो तुम्हारा ये स्फेरिकल कब आएगा, जब ये मीडियम होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस मतलब क्या हुआ कि हर डायरेक्शन में इसकी वेव प्रॉपर्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगी, समझ रहे हो। यस सर। हम उस पर आएंगे, अभी के लिए हम तो बता देते हैं, हम इसको बोलते हैं, हम इस कन्वर्जन को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। वी आर नॉट डीलिंग विद ज्योमेट्रिकल पाथ, वी आर डीलिंग विद ऑप्टिकल पाथ। हम बताएंगे सब कुछ, समय के साथ सब होगा। तो ये हो गया पहला, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द स्पेस विच आर इन सेम फेज, पहला, ये इसका पहला डिफिनेशन होता है। दूसरा डिफिनेशन wave front is the surface over which the power is uniformly distributed. Wave front is the surface over which the power gets uniformly distributed. इसका मतलब क्या होगा, जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होता है। तो अगर ये P वाट का पावर है, अगर ये P वाट का है, अगर यहां से P वाट निकल रहा है, तो P वाट जो है जब यहां से डिस्टेंस R पे है, तो डिवाइडेड बाय पावर, डिवाइडेड बाय ये पावर किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली। ये पावर किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, इस सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली फैल जाता है। इसका मतलब एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया कितना होगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बताओ, इंटेंसिटी वुड बिकम पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ वेव फ्रंट। सरफेस एरिया ऑफ वेव फ्रंट के सरफेस एरिया डिवाइड करो, तो पावर बाय पावर फॉलिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर अगर ये स्फेरिकल है, तो यहां पर r डिस्टेंस पे इसकी इंटेंसिटी क्या कहलाएगी, पावर डिवाइडेड, पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। जब यहां जाएगा तो 4 पाई r डैश स्क्वायर जो होगा, यहां के कंपेरिजन यहां इंटेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि सेम पावर यहां कम एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहां बहुत बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी कम हो गई। इंटेंसिटी को समझने के लिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इंटेंसिटी क्या होता है, तो उसको समझने के लिए मैं बता देता हूं। एक टॉर्च लो, सिंपल सा टॉर्च, और उस टॉर्च को अगर तुम, जो हम लोग विलेजेस में यूज करते हैं या घर पे यूज करते हैं, टॉर्च की रोशनी इस तरह से निकलती है, और आप यहां एक कार्डबोर्ड देंगे तो यही पावर बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, और अगर आप इसको यहीं पे यहां पे एक कार्डबोर्ड देंगे छोटे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ये यहां इंटेंसिटी ज्यादा दिखता है, ये ब्राइट दिखता है, बहुत चमकता है, ये थोड़ा धुंधला होता है। इसका मतलब क्या है कि सेम पावर P अभी यहां पर क्या हो रहा है, कम एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इंटेंसिटी ज्यादा है। वही चीज यहां पर क्या है, बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड तो इंटेंसिटी क्या दिखता है, कम दिखता है, समझ रहे हो ना। यस, यही चीज यहां हो रहा है, सिर्फ फर्क ये प्लेन कार्डबोर्ड की जगह क्या है, कर्ड, एक स्फेरिकल कार्डबोर्ड है। तो दूसरा डिफिनीशन हो गया कि ये वो सरफेस होता है जिसपे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली, ठीक है। तीसरा डिफिनीशन, रे जो होता है उसके परपेंडिकुलर ये सरफेस होता है। वेव फ्रंट इज ए सरफेस दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेज, ठीक है। वेव फ्रंट इज ए सरफेस, वेव फ्रंट is a surface normal to the rays। ये जो रे है, ये तुमको रे दिख रहा है, ये और ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। जो डायरेक्शन ऑफ रे होती है और जो सरफेस होता है वेव फ्रंट का, वो आपस में 90 डिग्री होते हैं हर जगह। ये कैसा है, बिल्कुल ऐसा है जैसे एक तरबूज ले लो, उस तरबूज के ऊपर बहुत सारे पिन घोंप दो,
हर जगह क्या होना चाहिए, पिन नॉर्मल होना चाहिए, हर जगह पिन क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो क्या होगा, सरफेस हर जगह कर्व हो रहा है, सरफेस हर जगह अपने आप अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, तो साथ में वो जो नॉर्मल है वो भी अपना क्या कर रहा है, ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है। देखो जहां सरफेस इस तरह से है, नॉर्मल इस तरह से, रे ये हो गया और वेव फ्रंट ये हो गया। किसी और जगह जाओगे तो देखोगे कि सरफेस इस तरह से है टिल्टेड, तो नॉर्मल इस तरह से, तो सरफेस और नॉर्मल हर जगह आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, यहां से तुमको एक ट्रिक मिलता है वेव फ्रंट बनाने का। क्या, तुम रे डायग्राम जानते हो, तुम वेव फ्रंट निकाल सकते हो। तुम रे डायग्राम जानते हो तो वेव फ्रंट तुमसे बन जाएगा। तुमसे मैं वेव फ्रंट ड्रॉ करने के लिए बोलूं तो। और चौथा डिफिनेशन, वो क्या होता है, अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये मान लो कि सी है, ये पॉइंट का नाम दिए ए, इसका दिए बी, इसका दिए सी। किसी टाइम टी पर वेव फ्रंट था ए बी सी। कुछ टाइम के बाद ए पहुंच गया ए डैश पे, बी हो गया बी डैश पे, और सी हो गया सी डैश पे। सॉरी, ये बी हो गया बी डैश पे, और सी कहां पहुंच गया, सी डैश पे। तो ए से ए डैश जाने में वेव को जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम बी से बी डैश जाने में लगेगा, और उतना ही टाइम सी से सी डैश जाने में लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टाइम में ए बी सी कोई वेव फ्रंट है, इक्वल टाइम में ए जहां पहुंचा, बी जहां पहुंचा और सी जहां पहुंचा, उसके लोकस को बोलते हैं नया वेव फ्रंट। अगर हमको किसी टाइम टी पर वेव फ्रंट पता है एबीसी, अगर हमको किसी टाइम टी पर वेव फ्रंट पता है एबीसी, एग्रीड, किसी टाइम टी पर हमको वेव फ्रंट पता है एबीसी, स्मॉल टाइम डेल्टा टी के बाद कहा गया है कि वेव फ्रंट का नया शेप एंड साइज क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इक्वल टाइम dt में ए जहां पहुंचा, बी जहां पहुंचा और सी जहां पहुंचा, उसको मिला दो, उसका लोकस बना दो, दैट इज द न्यू वेव फ्रंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, समझो। सो फ्रॉम वन वेव फ्रंट to another, time taken to reach between corresponding points is same। मतलब यहां से यहां अगर टाइम लग रहा है डेल्टा t1, तो यहां डेल्टा टी, यहां से यहां लगेगा डेल्टा टी, और यहां से यहां लगेगा डेल्टा टी। ये भी तुमको एक मेथड देता है कि अगर तुम्हारे पास एक वेव फ्रंट है और तुम पता करना है नया वेव फ्रंट का शेप एंड साइज क्या होगा, बताएंगे क्या क्या होता है, तो तुम क्या करना है, ये जानना है इक्वल टाइम में ये कहां से कहां रीच करेगा, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स रीच। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा क्यों इक्वल टाइम लगेगा यहां से यहां जाने में। इक्वल टाइम मतलब समझो, अगर यहां पर वेलोसिटी है v, यहां वेलोसिटी है v, यहां वेलोसिटी है v, तो सबको इक्वल डिस्टेंस भी मिलेगा। इक्वल टाइम तो बोल दिया, वो तो फिक्स है। अगर वेलोसिटी भी इक्वल है तो इक्वल डिस्टेंस भी चलेगा, सही है ना। यस सर। लेकिन अगर वेलोसिटी अलग अलग है, यहां वेलोसिटी है c, यहां है c/2, यहां है c/4, तो ये चलेगा ज्यादा, ये चलेगा उससे कम, ये चलेगा सबसे कम। समझो, अगर यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो यहां मान लो स्पीड है c, यहां पर रिफ्रैक्टिव जो है इंडेक्स क्या है c/2, यहां पर है 2, तो यहां पर होगा c/2। यहां पर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इस पाथ पे 4, तो कितना मिलेगा c/4। तो क्या होगा, सेम टाइम में ये कितना चलेगा c × t, ये कितना चलेगा c/2 × t, और ये कितना चलेगा c/4 × t। अब उनका लोकस बनाओगे तो क्या देखोगे कि यहां पे दूरी सबसे ज्यादा, यहां पे चला उससे कम, यहां चला सबसे कम, ये थोड़ा अंदर की तरफ घूम जाएगा ना। तो वेव फ्रंट का शेप डिस्टॉर्ट कर जाएगा, करेगा बिल्कुल। ये 4 पॉइंट है। यहां किसी कोई डाउट है? अच्छा, ये क्यों होता है, ये पूछे थे, ये क्यों होता है इक्वल टाइम के साथ जो चेंज होता है फेज का, जो टाइम के साथ फेज का चेंज होता है वो कहां से आता है? 2 तरह से फेज का चेंज होता है, एक डिस्टेंस के साथ, एक टाइम के साथ। डिस्टेंस के साथ जब होता है तो होता है 2π/λ। याद रखना, फेज का चेंज जो डिस्टेंस के साथ होता है वो होता है 2π/λ
इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, तो क्या हर पाथ का लैम्डा अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हर पाथ का लैम्डा मीडियम चेंज करे लैम्डा चेंज कर जाएगा ना, यस सर, कर जाएगा। इसीलिए दो मीडियम में सेम डिस्टेंस में सेम फेज चेंज नहीं आएगा। दो मीडियम अगर अलग अलग है, एक में लैम्डा 1 है, एक में लैम्डा 2 है, डिस्टेंस सेम है, तो फेज चेंज डिफरेंट होगा। या दो मीडियम में लैम्डा जहां अलग है, सेम फेज चेंज चाहिए तो डिस्टेंस अलग अलग चाहिए। लेकिन दूसरा फेज चेंज का तरीका होता है ओमेगा डेल्टा टी। ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज है, किसी पाथ को ले लो, फ्रीक्वेंसी क्या है? अनचेंज ना। फ्रीक्वेंसी तो बदलता ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी तो एक बार जो सोर्स ने दे दिया वो हमेशा के लिए रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी तो मीडियम डिपेंडेंट ही नहीं है, इसलिए इक्वल टाइम में हमेशा इक्वल फेज चेंज आएगा, क्योंकि ओमेगा हर पाथ का सेम है। लैम्डा भले इस हर पाथ का अलग अलग हो, बट ओमेगा हर पाथ का क्या है? सेम है। इसीलिए हर पाथ में फेज चेंज इक्वल टाइम इक्वल फेज चेंज। याद रखना, किसी पाथ से जाओ तुम, चाहे इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ, चाहे मीडियम बदल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वल टाइम में इक्वल फेज चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा हर पाथ का क्या है? सेम है। समझ रहे हो ना? यस याद रखना, इक्वल टाइम इंप्लाइज इक्वल फेज चेंज। इसको लिख लो, ये सारे पॉइंट को लिखो, और कोई डाउट है तो पूछो। सर। हाँ, जब किसी वेव फ्रंट में कोई इनमें से 3 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, एक नहीं कर रहा। कौन सा? ऐसा हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। सर सर प्रबल जो बोला सर, ऐसा हो सकता है ना? क्या चीज? वेलोसिटी से डिफरेंट है हर किसी पॉइंट पे। एक मिनट रुक जाओ। सर अगर तो एक साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम था क्रिश्चियन हाइजन। उन्होंने बहुत पहले कहा था कि लाइट जो एक्चुअली वेव होता है। उसमें न्यूटन भी थे, तो न्यूटन का कहना था कि लाइट पार्टिकल होता है। ठीक, तो वो दोनों एक साथ थे, न्यूटन और हाइजन साथ में थे। तो न्यूटन का कहना था कि लाइट जो है, न्यूटन और हाइजन, न्यूटन का कहना था कि लाइट जो है, लाइट इज पार्टिकल। उनका कहना था कि लाइट एक पार्टिकल है, इनका कहना था कि नहीं, लाइट एक वेव है, लाइट इज वेव। इनका कहना था कि लाइट अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा, मतलब अगर लाइट, इनका यह कहना था कि अगर लाइट एयर से किसमें जाएगा? वाटर में। तो चूंकि वाटर की बल्क मॉडुलस ज्यादा है, इसमें इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। इनका कहना था नहीं, अगर लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो लाइट की स्पीड डिक्रीज कर जानी चाहिए। इनका यह कहना था कि लाइट एक पार्टिकल है जिसका उसने नाम दिया था कॉर्पुस्कुलर पार्टिकल्स। इनका कहना था लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे करता है, लाइट किसी मिरर से रिफ्लेक्ट कैसे करता है, कॉर्पुस्कुलर पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन करता है, उससे रिफ्लेक्शन होता है। इनका कहना था नहीं भाई, ऐसा नहीं है, लाइट जो है वो इसलिए रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि वो वेव फ्रंट नहीं बन पाता है। इन्होंने क्या किया, ये मैथमेटिशियन थे, ही वाज ए मैथमेटिशियन, पार्टिकुलरली ज्योमेट्री के एक्सपर्ट थे। इन्होंने पेंसिल प्लस प्रोटेक्टर प्लस जो भी होता है उसको बोलते हैं कंपास, जो ज्योमेट्रिकल कंपास होता है, उसका यूज करके इन्होंने बहुत सारी चीजें प्रूव की। बोला लाइट, इन्होंने इसने ये कहा था कि 4 वाट का लाइट है सर। हाँ सर वो जो आपने सेकंड वाला रे डायग्राम बनाया वो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से दिख नहीं रहा। अच्छा ये वाला, ठीक है, मतलब ये वाला, ठीक है, मैं देख लेता हूं।
कल से दिक्कत नहीं आएगी, कल मैं थोड़ा इसको सेटिंग कर दूंगा, उसके बाद दिक्कत नहीं। देखो इनका ये कहना था, हाइजन का ये कहना था, हाइजन का ये कहना था कि लाइट जब एयर से किसमें जाएगा, वाटर में जाएगा, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। इसका ये कहना था अगर दो सोर्स है, न्यूटन का ये कहना है अगर दो सोर्स है, एक की इंटेंसिटी है 4 वाट, दूसरे की इंटेंसिटी है 4 वाट, और मेरे पास दो कैंडल है, एक कैंडल का इंटेंसिटी है 4 वाट, दूसरे का 4 वाट, मैं दोनों को ऑन कर दूंगा तो मुझे इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, 8 वाट। इसका ये कहना था 2 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी प्लस 4 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी इज 8 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी। इनका कहना था कि 4 वाट प्लस 4 वाट may give you anything between, इनका ये कहना था that 4 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी, एक सोर्स की इंटेंसिटी है 4 वाट पर मीटर स्क्वायर, दूसरे की भी है मान लो 4 वाट पर मीटर स्क्वायर, when they got added, when both are simultaneously switched on, हम दोनों को एक साथ ऑन कर दें तो हो सकता है आपको ये 0 दे दे और हो सकता है आपको ये 8 दे दे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। यानी इसका ये कहना था कि हो सकता है एक लाइट जलाओ तो रोशनी हो किसी एक जगह पे, एक लाइट अगर जला हुआ तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्राइटनेस है, जब दोनों जला दिया तो वहां डार्कनेस हो जाए, यानी एक वेव दूसरे को कंज्यूम कर जाए, खा जाए। समझ रहे हो? यस। ये क्या कर रहे थे, एल्जेब्राइक एडिशन, ये सिंपल जोड़ रहे थे, ये क्या कर रहे थे, वेक्टर एडिशन। अब यहां पर नहीं, ये 4 वाट है ना, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहां पे ये हो जाएगा 16 वाट, सॉरी 4 + 4 कैन गिव एनीथिंग बिटवीन 0 and 16। तो जब इन्होंने ये बात कही तो कोई इसको मानने को तैयार नहीं था। इनसे कहा कि आपके पास प्रूफ क्या है, व्हाट द प्रूफ यू हैव। आप बोल रहे हैं लाइट एक वेव है, इनका कहना था लाइट इज वेव, लाइट इज वेव, इनका कहना था लाइट इज पार्टिकल। तो जब इन्होंने ये थ्योरी दिया तो उन्होंने लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, प्रूफ करके दिखाओ कि दैट यस दिस इज पॉसिबल। तुम कहते हो कि एक कैंडल जलाएंगे, एक सोर्स जलाएंगे तो रोशनी है, 2 जलाएंगे तो डार्कनेस हो जाएगी। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि 2 रोशनी सोर्स को जलाने से डार्कनेस हो जाए और एक को जलाने से ब्राइटनेस रहे। ये इस बात को प्रूव नहीं कर पाए। इनके पास मैथमेटिकल प्रूफ था बट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। क्यों नहीं था? इसका 2 कारण था। इस चीज को प्रूव करने के इनको मोनोक्रोमेटिक सोर्स चाहिए था। इनको मोनोक्रोमेटिक एक ऐसा सोर्स चाहिए था जो सिंगल वेवलेंथ का हो। उस समय ऐसा कोई सोर्स था नहीं जो सिंगल वेवलेंथ का हो। समझ रहे हो? इस चीज को देखने के लिए कि 1 + 4 + 4 कैन बिकम 0, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स चाहिए था जो उस समय नहीं था। ये आज है, लेजर सोर्स है, बाद में सोडियम वेपर भी उसके आसपास था। ठीक है, तो ये एक चीज था। दूसरा इनके साथ प्रॉब्लम क्या था कि जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल होना चाहिए वेव को जानने के लिए वो बहुत ही पतला होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। तो हमको कहना था कि साइज ऑफ विंडो वेरी 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 लेस देन माइक्रोमीटर। ये भी इन्होंने नहीं बनाया, ये इन्होंने नहीं सोचा, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए। बट इन्होंने काफी कुछ अपनी फाइल बनाई थी, उस फाइल में काफी कुछ लिखा था कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा अगर आप इस करेंगे। इन्होंने कहा था कि 2 लाइट, चूंकि ये वेव है, वेव्स, लाइट वेव्स गो इंटरफेरेंस, लाइट वेव्स कैन डू इंटरफेरेंस, दे कैन गिव डिफ्रैक्शन। न्यूटन ने ये सब कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन चूंकि एक्सपेरिमेंटली इसको नहीं कर पाए, इनके इस थ्योरी को कचरे में फेंक दिया गया और कहा गया कि ये बेकार है, ये फालतू की बातें कर रहा है। ठीक, और ये बहुत दिनों तक ये नेग्लेक्टेड रहे और न्यूटन का एक छत्र राज था, न्यूटन ने जो कहा वही सही है। जब ये तब तक चला, ये 100 साल तक न्यूटन का थ्योरी चलता रहा, जब यंग्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने इसकी धज्जियां उड़ा कर रख दी।
इस एक्सपेरिमेंट ने न्यूटन्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली गलत प्रूव कर दिया। और उस समय के साइंस के पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तब उसकी एक्सप्लेनेशन खोजी गई इनके फाइल में से। और इनके फाइल में एक और नई बात थी। इनकी फाइल थी जो 100 साल पहले कचरे में फेंक दी गई थी, उस फाइल में इन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को प्रेडिक्ट किया था। इन्होंने कहा था जो यंग्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको इन्होंने 100 साल पहले उस एक्सपेरिमेंट और उसके आउटकम को प्रेडिक्ट किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि और बहुत सारी चीजें इन्होंने प्रेडिक्ट की थी जो कि मैच करती चली गई। तो कहने का मतलब यह है कि ये तब तक चला यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं YDSE, proved that light is wave, not particle। इतना ही नहीं, इसने ये भी प्रूव कर दिया कि जो इसने बोला था कि लाइट की स्पीड बढ़ेगी, वो नहीं होती, लाइट की स्पीड घटती है एक्चुअली। न्यूटन यहां भी गलत थे। न्यूटन का कहना था कि अगर एयर से वाटर में या एयर से ग्लास में अगर ये जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा हो नहीं रहा, स्पीड घट रही थी। तो जब इनके एक्सपेरिमेंट को जब एक्सपेरिमेंट किया तो इसका एक्सप्लेनेशन फिजिक्स के पास नहीं था। इसका एक्सप्लेनेशन फिजिक्स के पास नहीं था। फिजिक्स के पास इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं था अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी ऑफ कॉर्पस्कुलर पार्टिकल। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, कोई थ्योरी था नहीं, बट एक्सपेरिमेंट तो हो रहा है ना। अगर तुम्हारे सामने कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है और एग्जिस्टिंग थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है तो उस थ्योरी को जाना होगा। दैट थ्योरी इज रॉन्ग, तो ये रॉन्ग प्रूव हो गया। इसको कैसे प्रूव किया गया? यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तब लोगों ने कहा कि नहीं यार, हम लोगों ने गलती की, 100 साल पहले इसके साथ थोड़ा हम लोगों ने अन्याय किया था, ये आदमी अच्छा था, इसने जो थ्योरी दी थी बहुत सोच समझ के दी थी, और इसके एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे वेव फ्रंट के हमने इसको एक्सप्लेन ही नहीं किया। ये तो एक एक्सपेरिमेंट है, हमने बहुत सारी नई चीजें भी बनाई, तो हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे ही हम इसको एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो हमारे लिए हाइजेंस प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल है। YDSE एक एग्जाम्पल है। YDSE में और भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वही रहेगा। बेसिक प्रिंसिपल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट ऐसे कई किए जा सकते हैं, बट बेसिक उसकी फंडामेंटल जो थ्योरी जो उसको जस्टिफाई करती है, उसको एक्सप्लेन करती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हमारा काम अब क्या है? हाइजेंस प्रिंसिपल को समझना है। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या था? ठीक है, तो इसने ऐसा किया था यूजिंग सोडियम वेपर। इसने मोनोक्रोमेटिक लाइट बनाया था सोडियम वेपर से, और उसने साइज ऑफ विंडो माइक्रोमीटर से बहुत कम लेके एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया था कि डार्कनेस होता है, दैट इज कॉल्ड डार्क फ्रिंज, वहां डार्क हो जाता है। लाइट प्लस लाइट इज जीरो, लाइट प्लस लाइट इज, इसने इस चीज को प्रूव करके दिखाया था। ठीक है, तो उसको लिख लो, इसको लिख लो। Also it proved that later it was proved, not by YDSE, but proved that also it was found speed decreases from एयर टू वाटर। हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, हाइजेंस प्रिंसिपल से। हाइजेंस प्रिंसिपल ने बताया था कि आप वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं और सेकेंडरी वेवलेट क्या होता है। ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल हम कल के क्लास में खत्म कर देंगे, विद इलस्ट्रेशंस ऑल द थिंग। 2 क्लास लगेगा YDSE में। ठीक है, उसके बाद डिफ्रैक्शन 1 क्लास, पोलराइजेशन 1 क्लास। सर कल का टाइम क्या है? क्या हुआ? कल का टाइम बता रहा हूं।